आपसे कई बार रीडिंग के लिए जैसे बोलता हूँ, रीडिंग करने के लिए, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ने के लिए, या फिर जैसे वोकैबुलरी आपको इम्प्रूव करनी है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, ठीक है। यू कैन टाइप इट एज हाई, उसमें मैं द हिंदू की जो एडिटोरियल्स है वो अपलोड करता हूँ, तो आप उसमें वो देख सकते हो, साथ में वोकैबुलरी भी, और लास्ट में कोई ग्रामेटिकल रूल भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो इस चीज़ को, और वोकैबुलरी में से क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं जिसमें पढ़ी होगी, ठीक है। तो अगर खुद रीडिंग नहीं कर पा रहे हो, यू कैन वॉच इट हियर, राइट। तो इसे देखना, यू कैन सब्सक्राइब इट, ठीक है, और फिर इसके साथ में हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे, और क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि रीडिंग को रेगुलर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी, क्योंकि आपको पता है अगर हम सीजीएल की बात करें, सीजीएल में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, बैंकिंग में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमें हर एग्जाम के लिए इम्प्रूव करना है उसके लिए, राइट। Who, which, that, whose, these are called relative nouns. They relate to an antecedent and ठीक है, रिलेट टू एन एंटीसीडेंट, यानी किसी भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट को रिलेट करने का काम करते हैं। अगेन एंटीसीडेंट मतलब जो आपका नाउन या जो भी सब्जेक्ट पहले आ चुका है उसको रिलेट करने का काम करते हैं, जो भी पहले आए उसे रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एंटीसीडेंट यानी जो भी चीज़ पहले आ चुकी है। इस केस में जैसे अगर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट क्या होगा, नाउन, क्योंकि नाउन जो पहले आ चुका है उसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ पहले आई उसे हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। तो बेसिकली सब्जेक्ट बोल सकते हो आप यहाँ पे, या नाउन बोल सकते हो, तो वही है, ठीक है। तो दे रिलेट टू एन एंटीसीडेंट इन अ सेंटेंस, कैसे रिलेट करते हैं, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई मेट जॉन, जॉन हैज जस्ट रिटर्न्ड, आई मेट जॉन, जॉन हैज जस्ट रिटर्न्ड, ठीक है। कैसे इस सेंटेंस को, दो सेंटेंस को कंबाइन कैसे करेंगे हम लोग, इसको अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ के लिखा जाए तो क्या बोलेंगे, आई मेट जॉन, यस, हु हैज जस्ट रिटर्न्ड, ठीक है। आई मेट जॉन हु हैज जस्ट रिटर्न्ड। अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हु, ये रिलेट कर रहा है जॉन से आगे वाले पार्ट को। पहले हमने जॉन कितनी बार लिखना पड़ा, दो अलग अलग सेंटेंस में 2 बार लिखा, लेकिन अभी हमने जॉन कितनी बार लिखा, 1 बार, और इसी को ये हु क्या कर रहा है, आगे वाले पार्ट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हु का ये काम होता है पहले आए हुए नाउन से रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, इसने साथ में हु ने एक काम और किया, एक तो रिलेट किया, साथ ही साथ दो सेंटेंसेस को जोड़ा भी तो, है ना, ठीक है। और जो दो सेंटेंस को जोड़ते हुए क्या बोलते हैं हम लोग, conjunctions. They relate to an antecedent in a sentence and also work as conjunction. तो ये conjunction का भी काम करते हैं सेंटेंस के अंदर, कई बार उन्हें जोड़ने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो रिलेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दो सेंटेंस को कंबाइन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। और देखिए, I have found the watch. I have found the watch. I lost the watch. इस क्या बनेगा इसका? अगर इसे हम लोग रिलेटिव नाउन यूज करके सेंटेंस को लिखेंगे तो क्या होगा, I have found the watch, yes, which I lost, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ रिलेटिव नाउन। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है
जैसे मैंने आपको बताया हु किसे रिलेट करने के लिए यूज करता है, वो सब्जेक्ट को रिलेट करता है, याद है चीज, वो सब्जेक्ट को रिलेट करेगा, साथ ही साथ ही केवल पर्सन की बात करता है, यूज फॉर पर्सन ओनली, ठीक है। विच हम किस लिए यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज विद पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स, तीनों के साथ यूज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। whose can be used with person, animals and things, whose भी तीनों के साथ यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली that भी तीनों के साथ यूज होता है, ठीक है। देखो whose का क्या सीन है, whose क्या होता है, who पॉजिटिव केस होता है who का, पता नहीं ये चीज, पॉजिटिव केस हमने पढ़ा था, who बात करता है कौन, एंड who बोलता है किसका, किसी की कोई चीज, ठीक है। whose pen is this, इस तरीके से, ठीक है। तो वो इस तरीके से रिलेट करने का काम करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, दैट जो होता है, आपने भी देखा था कि कुछ जैसे हम लोगों ने देखा है विच यूज कर लेते हैं पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स के लिए, दैट भी हम तीनों के लिए यूज कर ले रहे हैं। दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर विद पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। जैसे हमने नीचे एक एग्जांपल लिखा था, कई बार हमें पता है कि थिंग्स को अगर हमें रिलेट करना होता है थिंग्स से, तो हम विच की हेल्प से भी कर लेते हैं और दैट की हेल्प से भी कर लेते हैं। विच relates to animals and things, ठीक है, which relates to animals and person and things, and also persons in the case of making choice or selection, which ऐसे लिख दो, which can be used to relate to animals and things and also to persons in the case of making choice or selection. Making choice or selection का मतलब क्या है कि जब आप किसी पर्सन की बात करते हो, देखो हम लोग हमेशा जैसे पर्सन को बात कर रहे हो तो हम लोग वो यूज करते हैं जनरली उसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की मैंने सिलेक्शन या फिर मेकिंग चॉइस। Who is your friend और which is your friend में क्या डिफरेंस है? Who is your friend and which is your friend? Who is your friend मतलब फ्रेंड तुम्हारा कौन है, तुम्हारा फ्रेंड कौन है, और which is your friend कौन सा है, ठीक है। तो whenever like there are 10 or 15 students sitting, उनमें से कोई पूछा जाए which is your friend, ठीक है, तो उसमें आप क्या दिखाते हो, this is my friend, या फिर किसी भी कौन सा वाले सेंस में जब भी हम इंसान को रिलेट करते हैं तब which यूज होता है पर्सन के लिए। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, the coach knows which of his players, the coach knows which of his players play well, है ना। तो ये विच किसके लिए है, कौन सा प्लेयर, कोच को पता होता है कि उसका कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है, the coach knows which of his players play well। आगे समझिए एक चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो पर्सन के लिए विच वाले सेंस में, और बाकी हमें पता है कि क्वेश्चन वाले अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तब भी, ठीक है, विच इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम, तब भी आप इस तरीके से पूछ सकते हो, हु इज द भी पूछ सकते हो और विच इज द भी पूछ सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन वाले सेंस में, ठीक है। और रिलेट करो तो इस तरीके से यूज करो, क्लियर है। बाकी हुज को हमें रिलेट करना आता है, पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स तीनों से यूज कर लेते हैं हुज को, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे कि मैं लिखता हूं, दिस इज द क्वेश्चन whose solution is easy। क्या मतलब होगा, ये वो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन इजी है, ठीक है। बहुत कॉमन मतलब अनकॉमन है हम इस तरीके से बोले क्वेश्चन को हुज से रिलेट करें, लेकिन सेंटेंस सही होगा ही, ठीक है। जनरली वैसे किसकी हेल्प से लिखते हैं, विच की हेल्प से लिखते हैं,
देखो क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन ना इंसान है ना जानवर है, थिंग्स की कैटेगरी में लिखेंगे हम इससे मान सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन इज इजी। इसको और विच के हेल्प से कैसे बोल सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन विच ऐसे बोल सकते हैं ना, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज एन इजी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप सेम सेंटेंस को whose के हेल्प से भी लिख पा रहे हो और which के हेल्प से भी। तो जनरली हम लोग which से लिखना पसंद करते हैं, लेकिन ये वाला भी सही नहीं, मतलब सही होगा गलत नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है हम क्या लिख रहे हैं अभी? ठीक है, पहले है with सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स की तीन कैटेगरी होती है, कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हाई, हायर, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट, लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट, बेस्ट, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं सुपरलेटिव्स। ठीक है, और इसके साथ में आप हमेशा क्या यूज करते हो रिलेटिव नाउन की तरह? दैट को। जैसे the wisest man that ever lived made mistakes. The wisest man that ever lived, हमें पता है मैन के लिए हम जनरली हु यूज करते थे हमेशा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आई है तो क्या लिखेंगे? दैट। ठीक है, this is the fastest, this is the most this is the fastest girl. That is currently available in the market. This is the fastest car that is currently available in the market. ठीक है, फास्टेस्ट कार हम इसका विच भी यूज कर लेते हैं, लेकिन याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री अगर आई है तो हम उसका हमेशा क्या लगाएंगे? दैट ही लगाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे विच लिख के ही आता है। ठीक है, जैसे तो कुछ भी लिखेंगे दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, दैट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, मोस्ट, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट कुछ भी इस तरीके से नहीं भी आएगा, उसके साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे रिलेटिव फॉर्म में? दैट। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा था कि इसके साथ हम लोग यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। जैसे अगर आप बोलते हो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, तो उसके साथ हम लोग दैट यूज करेंगे। पहला पॉइंट वो था। नेक्स्ट देखिए, विद द वर्ड्स लाइक ऑल, सेम, नन, नथिंग, ओनली, nobody, etc. ठीक है, ऑल, सेम, नन, नथिंग, ओनली, नोबडी, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जनरली आपको इसी में से मिल जाएंगे। ये वर्ड जहाँ पे आ रहे होते हैं उसके साथ भी आप क्या यूज करोगे हमेशा? सुपर, दैट। ठीक है, कैसे? He is the only person, देखो क्वेश्चन कैसे मिलेगा? He is the only person who can help you.
सेंटेंस सुनने में सही लग रहा होता है, विद दिस पर्सन के साथ हम लोग हु लगा रहे हैं जो कि साउंड सही कर रहा है, ठीक है। इसका हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा, बिकॉज ऑफ ओनली। समझ रही चीज, ठीक है। ही इज द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू। एक बार देखो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑल दैट मैटर्स इज दिस, व्हाटएवर, कुछ भी आप यूज करो आगे सेंटेंस में क्या लिखा जाए, ठीक है। जैसे कि प्रश्न होगा ना, ऑल that glitters is not gold, है ना। और के साथ देखो, this is the boy who helped me yesterday, this is the boy who helped me yesterday, सही है, सही है। this is the same boy, तब क्या आएगा, that आएगा, ठीक है। अगर आप जो केवल इतना बोल रहे हो दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, तो आप वहाँ पे वो लगाओगे, वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो दिस इज द सेम बॉय, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे हमेशा, दैट हेल्प्ड मी यस्टरडे। क्या है चीज चल रहा है उस बहुत सारे वर्ड्स इतना ध्यान रखिए, जैसे नथिंग, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, होते हैं इस तरीके से, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। तो बस नथिंग, नन, इस टाइप के वर्ड्स आके उसके साथ हमेशा दैट आएगा। Next देखिए, with the sentences beginning with interrogative pronouns, यानी उन सेंटेंस के साथ जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, इंटररोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे what is there that is impossible for God, क्या मतलब होगा, ऐसा क्या है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है। नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट कि ऐसा क्या है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है। तो किससे स्टार्ट हो रही है, व्हाट से, उसके बाद हम रिलेटिव नाउन के लगाएंगे हमेशा दैट। इसीलिए अगर आप कोई सवाल भी पूछते हो ना, व्हाट इज देयर दैट वरीज यू, ऐसा क्या है जो परेशान करे, व्हाट इज देयर दैट वरीज यू, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हो, बीच में रिलेटिव नाउन हमेशा क्या आएगा, दैट ही आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, उसके बाद हम लोग हमेशा दैट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है with a pair of antecedents, ये pair of subjects भी लिख सकते हो इजी करने के लिए, with a pair of subjects or with a pair of antecedents where one is a person and the other an animal or a thing, ठीक है। तो यानी कि इसके आगे फुल स्टॉप ही आएगा कहाँ पे, हाँ इसके आगे दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ये तो मैं कह रहा हूँ ऐसा क्या है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है, सवाल नहीं है, पूछ नहीं रहा हूँ मैं, पूछने कैसे होगा कि ऐसा क्या है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है, तो उसका जवाब दोगे तुम, ये चीज़ इम्पॉसिबल है,
तो दिस नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट जहाँ पे आप बोल रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके लिए पॉसिबल है। सर अगर जैसे इंटरोगेटिव टॉन्ट की तरह है कि व्हाट इज देयर दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो एक क्वेश्चन टाइप ही होगा। व्हाट इज देयर दैट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड? सर अगर फॉर गॉड हटा दें जैसे अभी तो नहीं ये केवल इस सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो व्हाट से क्वेश्चन बनते हैं। सर अगर इसी उसमें देखे जाए जैसे कि मतलब तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। मैंने आपसे ये बात बोली पहले, मैंने आपसे ये बोला कि अगर व्हाट से कोई सेंटेंस कोई क्वेश्चन भी सवाल अगर कोई क्वेश्चन भी शुरू हो रहा है तो उसमें भी रिलेटिव नाउन दैट ही आएगा। अगर आप सवाल पूछ रहे हो, जैसे मैंने बोला ना व्हाट इज देयर दैट वरीज यू, या कोई भी ऐसा कोई सेंटेंस, ठीक है, ठीक है विद अ पेयर ऑफ एंटीसेडेंट यानी कि सब्जेक्ट्स के या नाउन या प्रोनाउन के पेयर के साथ में, जहां पे एक क्या है पर्सन है और दूसरा एनिमल और अ थिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द बॉय एंड हिज डॉग दैट trespassed on the club premises were turned out, ठीक है। बॉय एंड हिज डॉग, तो कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में इस जगह पे यहाँ पे या तो वो लगा देंगे या फिर केवल विच लिख देंगे, द बॉय एंड हिज डॉग विच ट्रेसपास्ड। तो आपको ध्यान रखना है जब भी एक पेयर दे रखा है जहाँ पे एक पर्सन है और एक एनिमल है या कोई भी थिंग है, कोई वस्तु है, तो उसके साथ आप हमेशा क्या लगाते हो यहाँ पे दैट, द बॉय एंड हिज डॉग दैट ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रेमिसेस वर टर्न्ड आउट, उन्हें निकाल दिया गया था। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? क्रॉस करना बिना परमिशन के क्रॉस करना किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जो बॉय और उसका डॉग जो ट्रेसपास कर रहा था उनके क्लब प्रेमिसेस में, यानी कि क्लब के एरिया में उनके प्रांगण में घुस आया था, उन्हें निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने। पहले क्या है? सुपरलेटिव। दूसरा वाले वर्ड्स ऑल सेम नन नोबडी ओनली, ठीक है। थर्ड वन इज जो सेंटेंस इंटरोगेटिव नाउन से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड चौथा है ये जहाँ पे हम लोग एक पेयर ले रहे हैं, एक पर्सन और एनिमल या पर्सन और थिंग, इससे ज्यादा हमेशा दैट लिखोगे, ठीक है। क्लियर? देखो जितनी आप हेल्पफुल लगाओगे उतना ज़्यादा आपको मेन वर्ब भी लगाना पड़ता है। आपका क्वेश्चन किस तरीके का कि हम कैसे यूज करने वाले हैं? जी सर, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा था ना, विद अ पेयर ऑफ एंटीसीडेंट्स वेयर वन इज अ पर्सन एंड द अदर एन एनिमल और थिंग, तो आपने एंड द अदर इज दोबारा नहीं लगाया था, तो एंड द अदर एन एनिमल और अ थिंग लिखा था। फिर मैं सोच रहा था कि मतलब उसके आगे देखो हमने क्या लिखा था, वेयर वन इज अ पर्सन, वेयर वन इज अ पर्सन Yes. एंड द अदर एन एनिमल। यस। देखो जब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं एंड द अदर, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अगला वाली चीज सिंगुलर लिखी है साथ में, एन एनिमल और थिंग। अगर मैं आगे प्लूरल लिख रहा होता तब मैं प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल हमारा हेल्प में साथ में लगाता, ठीक है। जैसे there was an industrious worker and 5 lazy ones। अगर इस टाइप से कुछ बोला जाता है, ठीक है, एंड देयर वर कोई भी सेंटेंस तरीके का, जब आप यहाँ पे क्या करो, इसे केवल इंट्रोडक्टरी तरीके से यूज करो। देयर वाज एन इंडस्ट्रियस वर्कर, अब यहाँ से चलो इसे तो सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनाएंगे हम लोग, जैसे हमने उसमें लिखा इज समथिंग करके, ठीक है, तो उसमें हम दोबारा से हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड से आप जब कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इससे कोई भी सेंटेंस ये बिल्कुल ऐसे हुआ, देयर इज अ पेन एंड अ पेंसिल, तो ये फिर से ऐसे बोलने की जरूरत थोड़ी, देयर इज अ पेन एंड इज अ पेंसिल, ये सेंटेंस उसी तरीके का हुआ बिल्कुल, ठीक है। आप पूछ रहे हो कि इसके बाद क्या फिर से हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत है? नहीं, इसके बाद फिर से लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट क्या था हमारा, पेयर ऑफ पर्सन एंड, ठीक है। तो हम उसके साथ अगर ये पहले लगा चुके हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस करें नहीं, इसके साथ आपको फिर से एंड के बाद एक बार फिर से लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 4 पेंसिल भी और लिखोगे कि देयर वाज अ पेन एंड 4 पेंसिल्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, ऐसे नहीं।
He is one of the best players that has been selected. Okay. अब हमें यहाँ पे पता है यहाँ पे Z क्यों आया? सुपरलेटिव. Yes, because of best. ठीक है. इसमें सेंटेंस में अभी भी कह रहे हैं वो एरर क्या है? यहाँ पे हैज नहीं आएगा. हैव आएगा. हैज कैसा था? सिंगुलर था. ठीक है. देखो हम बात एक ही प्लेयर की कर रहे हैं, एक प्लेयर को सिलेक्ट किया गया. ठीक है. लेकिन एक रूल होता है, रिलेटिव नाउन से पहले जैसा भी नाउन या प्रोनाउन आएगा आगे का वर्ब वैसा ही होगा. यानी कि रिलेटिव नाउन से पहले नाउन अगर प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल होगा, नाउन अगर सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर होगा. ठीक है. सेंटेंस को भी समझते हैं. सेंटेंस क्या बोल रहा है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स. वो सबसे बेस्ट, वो जो प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए उसमें सबसे बेस्ट है. ये मतलब होगा ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव बीन सिलेक्टेड. जो प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए हैं, प्लेयर्स तो ज्यादा सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें वो सबसे ज्यादा बेस्ट है. तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव बीन सिलेक्टेड. तो यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा. हैव क्यों आएगा? क्योंकि प्लेयर्स प्लूरल है. नाउ अब जरा इस चीज को देखो, हम इसे चेक कैसे करते हैं. वन ऑफ द के साथ आपको पता है आगे आपका नाउन हमेशा प्लूरल आता है. ठीक है. जैसे अगर मुझे बोलना होगा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शर्ट्स, वन ऑफ माय फेवरेट शर्ट नहीं शर्ट्स. वन ऑफ द आप जब भी लगाते हो, याद है ना ये नहीं, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट. ठीक है. वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट. वन ऑफ द बॉयज who were selected, अगर ऐसे लिखा जाता है तो हमने सेंटेंस इसी तरीके से बनाया है. ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वर सिलेक्टेड. ये उन लड़कों में से है जो सिलेक्ट किए गए थे. ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वर सिलेक्टेड. किसी आप लड़के को बोल रहे हो ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वर सिलेक्टेड. वन ऑफ द के साथ बॉयज आएगा, एंड जब आप रिलेटिव नाउन लगाओगे तो आगे का जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा उससे. ठीक है. तो हु या जो भी हमारा रिलेटिव नाउन है वो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है आगे वाले सेंटेंस से. ऐसा नहीं होगा कि ये जो नाउन हमारा लगा है किसी और नाउन से रिलेट कर रहा है, कि ये प्रोनाउन हमारा किसी और चीज से रिलेट कर रहा है. रिलेटिव नाउन को जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रीसीड कर रहा है वो उससे जिस पहले लिखा होगा ये इसे रिलेट करता है आगे वाले वर्ड से. ठीक है. एग्जांपल लिखा हुआ जैसे वन ऑफ द issues which was discussed in the meeting was raised by me. ठीक है. इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है. देखिए जरा से, one of the issues which was discussed in the meeting was raised by me. क्या होगा? है ना. यहाँ पे हो जाएगा which were. तो इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं. रिलेटिव नाउन के इस वाले पार्ट पे एक तो दैट वाले थे कि दैट कहाँ प्रेफर करते हैं, और दूसरा इस वाले पार्ट. ठीक है. इनमें से और भी देखनी आगे. तो वन ऑफ द इश्यूज व्हिच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय मी. क्वेश्चन देखते हैं.
Okay, he is one of those who would much rather sacrifice his life than turn destroyed to the country. है ना? तो ये उन लोगों में से है जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पसंद करेंगे देश के लिए, मतलब सेक्रीफाइस करना पसंद करेंगे रादर देन टर्निंग डिस्ट्रॉयड, यानी डिस्ट्रॉयड होने से, बेईमानी करने से या गद्दारी करने से ज़्यादा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पसंद करेंगे। तो यस, करेक्ट, ही इज वन ऑफ दोज कैसा है, प्लूरल है, यानी कि यहाँ पे याद है स्ट्रक्चर एकदम सही है, वन ऑफ के साथ प्लूरल आता है, वन ऑफ दोज हु, अब यहाँ से रिलेट कर रहा है, तो आगे हमारा जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, साथ ही साथ प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, हिज, अब दोज प्लूरल है, हिज कैसा है, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का हमारा मतलब है वो उन लोगों में से है जो ऐसा करना पसंद करेंगे, है ना, यस, he is one of those who would much rather sacrifice their life than turn destroyed to the country. Clear हुआ ये? Okay. चलिए let's keep it here. इसके आगे हम लोग will carry on in the next class.